हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एबीजी एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस और एसिड बेस बैलेंस से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं एबीजी एनालिसिस होता क्या है। लेट्स गो फ्रेंड्स। एबीजी एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन सैचुरेशन और एसिड बेस बैलेंस को जो है मेजर करते हैं। एबीजी एनालिसिस और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एन एबीजी टेस्ट measure the blood gas tension value of arterial partial pressure of oxygen and the arterial partial pressure of carbon dioxide and the blood pH. ABG test can also measure the level of bicarbonate in the blood. It means कि हम ABG टेस्ट में PaCO2, PaO2 और HCO3 का वैल्यू जो है मेजर करते हैं। अब हम नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं जो कि हम एबीजी टेस्ट में एनालाइज करते हैं। नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है 80 टू 100%। नॉर्मल HCO3 होता है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है 95 टू 100%। नेक्स्ट, एलेन्स टेस्ट। एलेन्स टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द पेटेंसी ऑफ आर्टरी। मीन्स आर्टरी की पेटेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए एबीजी जो सैंपल लेने से पहले एलन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में करते क्या है, आइए देखते हैं। पुट प्रेशर फॉर द 30 सेकेंड ऑन द साइट। मीन्स एबीजी सैंपलिंग के लिए जो हम साइट चूज कर रहे हैं, रेडियस आर्टरी या अल्नर आर्टरी या फिमोरल आर्टरी, उस जगह पे प्रेशर पुट करेंगे 30 सेकंड के लिए। देन रिलीज प्रेशर, फिर प्रेशर को रिलीज करेंगे एंड चेक करेंगे। 2 कंडीशन इसमें चेक करेंगे। इफ पिंकनेस रिटर्न विद इन 6 सेकेंड, विदड्रॉ द ब्लड इन हिपरनाइज्ड सिरिंज। मीन्स अगर पिंकनेस, वहां पे ब्लड का फ्लो अगर 6 सेकंड में रिटर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में हिपरनाइज्ड सिरिंज से हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। इफ पिंकनेस नॉट रिटर्न विद इन 6 सेकंड, डज नॉट विदड्रॉ ब्लड फॉर टेस्ट। मीन्स अगर 6 सेकंड में पिंकनेस नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम वहां से सैंपल नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 6 सेकंड ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम होती है वो 1 to 2 सेकंड होती है, और अगर 6 सेकंड तक भी वहां पे कैपिलरी जो है रिफिल नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स वहां पे पेटेंसी ठीक नहीं है, इसलिए वहां से ब्लड विड्रॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग एबीजी एनालिसिस। मोस्ट कॉमन साइट जो है एबीजी एनालिसिस के लिए रेडियल आर्टरी होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन आर्टरी जो होती है वो अल्नर आर्टरी होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन जो होती है फिमोरल आर्टरी होती है। मीन्स सबसे पहले जो है हम रेडियल आर्टरी में प्रिफर करेंगे। अगर रेडियल आर्टरी किसी कारणों से पेटेंसी उसकी ठीक नहीं है या वहां इंजुरी है तो उस कंडीशन में अल्नर आर्टरी, और अगर वो भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम फिमोरल आर्टरी को प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को नोट के थ्रू बता रही हूँ। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनास है जो कि हमें एबीजी सैंपलिंग के टाइम पे ध्यान रखना होता है। अवॉइड सक्शनिंग द क्लाइंट बिफोर ड्रॉइंग द एबीजी सैंपल। मीन्स एबीजी सैंपलिंग के टाइम पे सक्शन को जो है अवॉइड करना होता है। क्यों? क्योंकि सक्शन के थ्रू जो है ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। इस कारण वहां पे हमारा जो एबीजी सैंपल अगर हम उस टाइम पे लेते हैं तो वो गलत बताएगा। नेक्स्ट, आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल पुट 5 मिनट प्रेशर फॉर द पेशेंट विथ नॉट टेकिंग द एंटीकोगुलेंट। मीन्स अगर पेशेंट कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में एबीजी सैंपल कलेक्ट करने के बाद 5 मिनट तक वहां पे प्रेशर पुट करेंगे।
पुट 10 मिनट प्रेशर फॉर द पेशेंट विथ एंटीकोगुलेंट थेरेपी। मीन्स जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है तो उस कंडीशन में 10 मिनट प्रेशर पुट करेंगे, क्योंकि हम आर्टरी से ब्लड विदड्रॉ कर रहे हैं तो आर्टरी का जो है प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर हम वहां पे प्रेशर पुट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग, हेमरेज होने की चांसेस बढ़। ट्रांसपोर्ट सैंपल इनटू लैबोरेटरी आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन 15 मिनट। मीन्स 15 मिनट के अंदर अंदर हमें लैब में सेंड कर देना है सैंपल को फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट, एसिडोसिस। When blood pH is less than 7.35 is called acidosis और acidemia। मीन्स अगर ब्लड का pH 7.35 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस या एसिडीमिया कहते हैं। सेकेंड, एल्केलोसिस। When blood pH is more than 7.45 is called alkalosis और alkanemia। अगर ब्लड का pH 7.45 से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम एल्केलोसिस और एल्केलीमिया कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपोकैपनिया और हाइपोकार्बिया। मीन्स व्हेन PCO2 इज लेस देन 35 mm of Hg इज कॉल्ड हाइपोकैपनिया और हाइपोकार्बीमिया। नेक्स्ट, हाइपरकैपनिया और हाइपरकार्बिया। व्हेन PCO2 concentration is more than 45 mm of Hg is called hypercapnia और hypercarbia। नेक्स्ट, कुछ कॉमन फिनोमिनास हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है अगर हम एबीजी एनालिसिस को समझना चाहते हैं। जैसे कि पहला, व्हेन pH इज इंक्रीज HCO3 इज इंक्रीज। मीन्स अगर pH इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट जो है इंक्रीज होगा। व्हेन pH इज इंक्रीज PCO2 इज डिक्रीज। मीन्स अगर pH इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में PCO2 जो है डिक्रीज होगा। मीन्स बाइकार्बोनेट जो है pH के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा और PCO2 का कंसंट्रेशन जो है अगर pH बढ़ता है तो डिक्रीज होगा और अगर pH कम होता है तो उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, PCO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्किलोसिस। मीन्स PCO2 के बढ़ने या कम होने की वजह से जो है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस या एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट, HCO3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्किलोसिस। मीन्स बाइकार्बोनेट की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्किलोसिस होता है। नेक्स्ट, अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्किलोसिस को देखते हैं तो उस कंडीशन में H+ आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन H+ आयन इज इंक्रीज डिक्रीज द pH एंड HCO3। मीन्स अगर H+ आयन जो है इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में pH और HCO3 डिक्रीज होगा और अगर H+ आयन डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में pH इंक्रीज होगा और HCO3 भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस इज लोअर देन नॉर्मल। मीन्स अगर बफर बेस जो है नॉर्मल से कम हो जाता है उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। मीन्स बेस जो है अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में एसिड जो है इंक्रीज हो जाता है जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं। कॉजेस, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, एग्जाम्पल अस्थमा, एटेलेक्टसिस, एम्पाइसीमा, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इस ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज की वजह से जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट, ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा का कंडीशन में जो है रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की वजह से बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट, CNS डिप्रेशन। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है कि अगर CNS डिप्रेशन है तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट, हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। डेफिसिट ऑफ कार्बोलिक एसिड कंसंट्रेशन दैट रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बेस। मीन्स कार्बोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बेस का जो है एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। कॉजेस, फीवर, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
मीन्स फीवर की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कार्बोलिक एसिड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसके कारण पीएच जो है इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमारी फोर ब्रीथ जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, हिस्टीरिया, ये सभी जो है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कॉज करते हैं। पेन भी जो है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कॉज करता है। कैसे? ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन स्टेम रिजल्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड डेफिसिट। मीन्स पेन के कारण जो है रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके कारण कार्बोलिक एसिड में जो है डेफिशिएंसी आती है, जिसके कारण से पीएच जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेसिव एसिड एंड व्हेन किडनी आर नॉट रिमूव इनफ एसिड। मीन्स अगर बॉडी एक्सेसिव एसिड को प्रोड्यूस करता है और किडनी जो है इनफ एसिड रिमूव नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। कॉजेस: रीनल फेलियर, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, हाई फैट डाइट, इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, माल न्यूट्रिशन। ये सभी वो कॉजेस हैं जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ बेस सोल्यूशन इन ब्लड एंड डिक्रीज एसिड। मीन्स जिस कंडीशन में बेस सोल्यूशन जो है ब्लड में एक्सेसिव हो जाता है और एसिड डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। कॉजेस: डायूरेटिक्स, सीवियर वॉमिटिंग एंड जीआई सेक्शन और गैस्ट्रिक लवाज। सीवियर वॉमिटिंग, जीआई सेक्शन और गैस्ट्रिक लवाज के टाइम पे जो है HCl का लॉस होता है, जिसकी वजह से एल्कलाइन बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कॉज करता है। इन्फ्यूजन ऑफ एक्सेसिव HCO3 बाइकार्बोनेट की वजह से जो है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। नेक्स्ट, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एंटीकोगुलेंट डला होता है उस पे, सिट्रेट नाम का जो सिट्रेट होता है वो मेटाबोलाइज करता है HCO3 का। उस कंडीशन में HCO3 ब्लड पे बढ़ जाता है और HCO3 बढ़ने की वजह से पीएच जो है बढ़ जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एंटाएसिड। अगर हम कोई एंटाएसिड ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी HCO3 बढ़ जाएगा, मतलब एल्कलीन बढ़ जाएगा, HCO3 कम एसिड जो है कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ मैकेनिज्म देखते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो भी एसिडोसिस या एल्किलोसिस है वो कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनसेट। व्हेन pH इज नॉर्मल, PCO2 इज एबनॉर्मल और HCO3 इज एबनॉर्मल इज कॉल्ड कंपनसेट। मीन्स अगर pH नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हम उसे कंपनसेट कहते हैं, और अगर PCO2 और HCO3 जो है एबनॉर्मल हो, मीन्स अगर pH जो है वो नॉर्मल है और बाकी दो वैल्यू जो है एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हम जो है मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उसे कंपनसेट कहा जाता है। दूसरा, पार्शियल कंपनसेट। इस कंडीशन में जो है तीनों वैल्यू एबनॉर्मल होते हैं, फिर भी ये पार्शियल कंपनसेट होता है। लास्ट है अनकंपनसेट। इस कंडीशन में जो है pH एबनॉर्मल होता है, उसके साथ में या तो PCO2 या HCO3 कोई भी एक वैल्यू जो है एबनॉर्मल होगी, उस कंडीशन को हम अनकंपनसेट कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ABG एनालिसिस, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और एसिडोसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।